सो अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशन से। जैसे ही हम थर्मोडायनामिक्स में लेक्चर सीरीज हमारी पूरी आगे बढ़ रही है। फर्स्ट लेक्चर हमने बेसिक बात की, देन हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया डिफरेंशिएशन का, कुछ आपसे यूलर्स रेसिप्रोकल रूल टाइप पढ़े। उसके बाद हमने कुछ थर्मोडायनामिक स्क्वायर के बारे में, जनरेशंस की बातें की। अभी थर्मोडायनामिक्स आपको कंप्लीटली स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपसे कुछ डेफिनेशन बातें कर लेता हूँ। डेफिनेशंस हम थोड़े से पैरामीटर्स हैं जिनके जिनके बारे में हम डिस्कस करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अभी उनका आपको पता होना चाहिए कि बेसिक टर्म्स थर्मोडायनामिक्स में क्या है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन आपकी आती है थर्मोडायनामिक्स। हम इसमें हम करने क्या वाले हैं थर्मोडायनामिक्स में, आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हीट फ्लो। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप इसको कि एनर्जी ट्रांसफर के बारे में हम स्टडी करते हैं। वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस या वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम हमारा एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करने वाले हैं, हम एनर्जी का ट्रांसफर को पढ़ेंगे, और इसको हम कैसे मेजर करें, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, मींस क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज। बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि क्वांटिटेटिव हीट स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज, जिसमें हम पढ़ेंगे उस ब्रांच को क्या बोलेंगे हम, थर्मोडायनामिक्स। सेकेंडली, अब हीट कैसे एक्सचेंज हो सकता है, सिस्टम टू सराउंडिंग और आपका वाइस वर्सा, मींस सराउंडिंग टू सिस्टम। सिस्टम टू सराउंडिंग में हीट चेंज हो सकता है और सराउंडिंग टू सिस्टम में आपका हीट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये था प्रोसेस हमारा थर्मोडायनामिक्स में। हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं इसकी एप्लीकेशन पार्ट की, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आपका एक प्रोसेस है A plus B से, सपोज C कोई रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, तो ये रिएक्शन हमारी फीजिबल है या फीजिबल नहीं है। मींस अगर किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं कि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है और नॉन स्पॉन्टेनियस है, मींस रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में होगी या नहीं होगी। अब इस अगर हम इन पैरामीटर्स की बात करें तो वो भी हम यहीं पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिससे आपको पता होगा कि डेल्टा G नेगेटिव, मींस रिएक्शन आपकी क्या है, स्पॉन्टेनियस है, या फिर रिएक्शन आपकी नॉर्मल कंडीशंस में फीजिबल रिएक्शन है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम किसके रिगार्डिंग फाइंड आउट करते हैं, थर्मोडायनामिक्स से हम इस टाइप की इंफॉर्मेशन अपना निकाल सकते हैं। सेकंड जो मेरे पास डेफिनेशन है इसकी, वो है सिस्टम। अब थर्मोडायनामिक्स जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किस पे मेजर करना चाह रहे हैं, हीट ट्रांसफर हम कैसे मेजर करेंगे, किस कहां से कहां हीट ट्रांसफर मेजर करेंगे। तो उसके लिए दो टर्म्स है मेरे पास, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है आपका, जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, किसका, हीट चेंज का। जिस सिस्टम पे, जिस पार्ट पे यूनिवर्स के हम हीट चेंज का स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका सिस्टम होगा। ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो उसकी, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। जिस पे आप स्टडी कर रहे हो वो क्या होगा, आपका सिस्टम होगा। यूनिवर्स का एक पार्ट जिस पे आप स्टडी कर रहे हो वो क्या है, आपका आपके लिए सिस्टम है। वो एक पिस्टन भी हो सकता है, एक पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप सिस्टम आप कुछ भी ले सकते हैं, बस यूनिवर्स का एक पार्ट है जिसमें आप थर्मोडायनामिक स्टडी कैरी आउट कराओगे, वो क्या है, आपका सिस्टम। सराउंडिंग क्या है आपका, अदर देन सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के जो भी है आपका, वो क्या है हमारे पास, सराउंडिंग। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बनाता है, आपका यूनिवर्स। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि किसी होल यूनिवर्स में जिस पार्ट पे हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, सिस्टम होगा, और उस पार्ट को अगर हम छोड़ दें बाकी कंप्लीट यूनिवर्स क्या होगा आपके लिए, सराउंडिंग होगा। ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों चीजों को आप कंबाइन कर दें तो वो आपका यूनिवर्स हो जाएगा। तो इस टाइप से था हमारा सिस्टम क्या होगा, इस पे स्टडी करेंगे, सराउंडिंग क्या होगा, दोनों की डेफिनेशन हमने देख ली है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम आपके कितने टाइप के हो सकते हैं,
तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सिस्टम हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं? ये डिपेंड करेगा आपका कि आपके सिस्टम से क्या क्या पैरामीटर वेरी कर रहे हैं। वेरी मींस जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के सिस्टम है। फर्स्ट है हमारा ओपन सिस्टम, सेकंड हमारा क्लोज सिस्टम, थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम और फोर्थ है आपका एडियाबेटिक फॉर्म। ये आप कंसीडर नहीं भी कर सकते। फोर्थ आपका एक्स्ट्रा है, इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। ओपन सिस्टम क्या है? जिसमें आपका हीट एनर्जी आपका ट्रांसफर होगा, साथ में मास भी ट्रांसफर हो सकता है। तो कैसे लिख सकते हो? एनर्जी एज वेल एज अमाउंट और मास can be transferred to surrounding। मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या है आपका, हमारा एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है और मास भी ट्रांसफर हो सकता है। और इन सभी के अब मैं बात कर रहा हूँ कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ट्रांसफर की बात। मीन्स आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कुछ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? तो क्या बोल सकते हैं हम? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं इसके केस में, ओपन सिस्टम के केस में। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा आपका, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है बट आपका अमाउंट क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो? ओनली एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो, आपकी अभी अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम, ऐसा क्या होगा ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में डिफरेंस? की ओपन सिस्टम में तो आपका एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और क्लोज सिस्टम में आपका सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर हो रहा है, अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या होता है आपका, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक प्लेस है, इसको बोलते हैं बाउंड्री। मींस सिस्टम और सराउंडिंग एक बाउंड्री से सेपरेटेड होंगे। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होगी। अब ये बाउंड्री आपकी कैसे हो सकती है? इमेजिनरी भी हो सकती है और ये बाउंड्री क्या हो सकती है? रियल भी हो सकती है। अगर ये बाउंड्री इमेजिनरी होगी तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। मींस आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपने जस्ट इमेजिन किया है कि कोई बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री से हम एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये ओपन सिस्टम वाला केस कौन सा है? जब हमारे पास क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री। अगर मैं रियल बाउंड्री की बात करता हूं तो रियल में भी आपकी दो टाइप की पॉसिबल है, एक तो मूवेबल और एक क्या है आपकी रिजिड, ठीक है? और जो सेकेंड हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम में हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं बट अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आपके पास एक कप में चाय है। ओपन सिस्टम में क्या है कि उस चाय आपकी ओपनली है, आपकी कप में चाय रखी है, चाय से आपकी भाप निकल रही है, वेपर्स निकल रही है, तो वेपर्स के साथ कुछ अमाउंट वाटर की जो अंदर प्रेजेंट है वो रिड्यूस हो रही है। मींस अगर आप देखोगे जब चाय ठंडी हो जाएगी तो कुछ देर के बाद चाय ठंडी हो जाएगी मींस उससे हीट ट्रांसफर हुआ। हीट के साथ साथ क्या हो रहा है हमारे पास कि कुछ वेपर्स की फॉर्म में उससे अमाउंट बाहर निकल रही है। तो ये तो एग्जांपल हो गया हमारा ओपन सिस्टम। अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं तो आप सेम टाइप से कप ऑफ टी लो, उसके ऊपर एक प्लेट रख दो या कुछ भी ऐसा सब्सटेंस रख दो जिससे वो कवर्ड हो जाए कप। कवर्ड होने के बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ऑब्वियसली ठंडा हो जाएगा कप, मींस क्या होगा आपका हीट ट्रांसफर हो जाएगी। बट अभी क्या होगा, जब उसके ऊपर बाउंड्री रखी है तो जो उसमें से वेपर्स निकल रही थी वो वेपर्स नहीं निकलेंगी, बाहर नहीं जाएंगी सराउंडिंग में। अगर आपका सिस्टम एक कप है तो उससे सराउंडिंग में नहीं जाएंगी मींस क्या है, आपका अमाउंट चेंज नहीं होगा। अमाउंट चेंज नहीं होगा तो इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे क्लोज सिस्टम। मैं वही बात करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि अगर बाउंड्री हमारी इमेजिनरी है तो ओपन सिस्टम होगा, बाउंड्री अगर रियल है, रियल में भी मूवेबल है, और दो केस है हमारे पास मूवेबल एंड रिजिड। तो रियल अगर बाउंड्री है तो उसके केस में क्या होगा आपका क्लोज सिस्टम होगा। थर्ड है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, ना आपका हीट ट्रांसफर, ना आपका अमाउंट ट्रांसफर होगा, क्योंकि एक जो हमारा सिस्टम है वो सबसे आइसोलेट रखा हुआ है। ना ही तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहा है, ना ही वो अमाउंट ट्रांसफर करेगा, नाइदर
एनर्जी नॉन अमाउंट ट्रांसफर पॉसिबल। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम को। नेक्स्ट हमारे पास एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट चेंज Q is equal to 0, मींस आपका हीट चेंज नहीं होगा। हीट चेंज नहीं होगा तो आपका वर्क कैसे करेगा सिस्टम, तो हीट चेंज होगा, हीट चेंज आपका 0 होगा। मींस एडियाबैटिक जो सिस्टम है उसमें आप हीट चेंज नहीं करा सकते हो। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जो बाउंड्री होगी वो इस तरह की होगी कि बाउंड्री आपकी कंडक्टिंग नहीं है। कंडक्टिंग नहीं है मींस थर्मल कंडक्टिंग नहीं है, वो थर्मल टेंपरेचर को कंडक्ट नहीं कर सकती। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इंसुलेटर आपने लगाया था, कुछ इंसुलेटिंग चीज आपने लगाई हुई है कि आपका हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वो सिस्टम क्या होगा आपका एडियाबैटिक वॉल या एडियाबैटिक सिस्टम। तो देखा आपको क्लियर हुआ कि हमारे पास बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री वर्क करती है, जो इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। रियल में आपकी मूवेबल भी हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है। तो रिजिड बाउंड्री होगी तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्क डन क्या होगा आपका 0, बिकॉज़ रिजिड बाउंड्री में हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इन सभी चीजों को मैं आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये था मेरा इनिशियल कुछ डेफिनेशंस टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में, कितने टाइप के हमारे पास सिस्टम होंगे और किस टाइप से हमारी बाउंड्री वर्क करेगी। नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ प्रोसेस। आपके पास कितने टाइप के प्रोसेस हैं थर्मोडायनामिक्स में। प्रोसेस की अगर बात करें तो प्रोसेस आपको पता होगा, आईओ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सबने पढ़ा होगा, तो सभी बेसिक बातें कर लेना। थर्मोडायनामिक्स बेसिक से कैसे स्टार्ट करते हैं। सो टाइप ऑफ प्रोसेसेस में क्या होगा, फर्स्ट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, जिसमें क्या होगा आपका टेम्परेचर क्या होने वाला है, कांस्टेंट। मींस अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मींस आपका del V is equal to 0 या dV is equal to 0। और आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, -P dV। -P dV means dV is equal to 0 होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसमें 0। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकली कि W is equal to 0। तो अभी इसमें आपका सेकंड प्रोसेस था आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, डेल्टा B और dV क्या होगा, 0 होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है हमारा, हीट चेंज क्या होगा 0। हीट चेंज क्या होगा 0, या फिर हीट आपका क्या होगा कांस्टेंट। ठीक, तो फोर्थ प्रोसेस है आपका, फर्स्ट हो गया आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड आपका आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा, इसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट होगा और हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, -P dV। या इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं किस टाइप से, W is equal to -P डेल्टा B। और हमें पता है प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, PV। और फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, सो W is equal to डेल्टा माइनस डेल्टा nRT। और n आपका नंबर ऑफ मोल्स है, कांस्टेंट रहने वाले हैं। R आपका गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। और डेल्टा किस पे लग जाएगा, T पे। आप या ऐसे भी लिख सकते हो -nR T2 T1। तो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन हम जैसे जैसे प्रोसेस पढ़ेंगे बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि प्रोसेस में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप के प्रोसेस हैं। प्रोसेस और भी बहुत टाइप के हैं, जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे पास इंट्रोड्यूस होते रहेंगे हम बाकी का वहीं पर इंट्रोडक्शन देते रहेंगे। फिलहाल आपके पास 4 प्रोसेस हैं। 4 प्रोसेस में मैंने आपको बात किया आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल। मेन प्रोसेस हमारे यही हैं जिन पे हम ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम आती है मेरे पास
इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, बिकॉज जैम एग्ज़ाम में और नेट और गेट में भी कई बार पूछा गया है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये इम्पोर्टेंट भी आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? द प्रॉपर्टीज़ which do not depend on the amount of substance, जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेंगी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी आपकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी, लाइक डेंसिटी, वॉल्यूम, मोलर एंट्रोपी, मोलर हीट चेंज, मोलर एंथैल्पी चेंज, मोलर एंट्रोपी एक्सेट्रा। ठीक है, ये चीज़ क्या है आपकी, जो कि आपकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? जस्ट इसका अपोजिट, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो कि क्या होंगी आपकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेंगी। एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम, यू, एच एक्सेट्रा, आपका मास। ठीक है, अब क्या होगा, आप ये समझ रहे होंगे कि वॉल्यूम यहाँ पे आ गया है, वी एम मैंने यहाँ लिखा है। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की मैंने अभी आपको बेसिक डेफिनेशन दी है। अभी मैं इस पे कुछ रिलेटेड जो मेरे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ़ वी सेलेक्ट ए पर्टिकुलर अमाउंट like 1 mole or 1 gram, then all the parameters are came into intensive properties। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होगी वो हमने क्या कर दी है? फिक्स कर दी है, 1 मोल और 1 ग्राम। देन हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी होगी वो अभी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए है, मीन्स वो अभी और फर्दर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी। एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर हम सेट कर देते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ किस में चली जाती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में चली जाती हैं। और जहाँ पे हमारा अमाउंट सेट नहीं होता है और अमाउंट पे डिपेंडेंट होती है तो वो क्या है? हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। सेकेंड मेरा इसमें है कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का क्या होगा? इंटेंसिव होगा। एग्जांपल आपका डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास आपका क्या है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है आपका? एक्सटेंसिव। और डेंसिटी क्या है आपका? इंटेंसिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इसमें हमारा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ईएमएफ वो भी इसी में आता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। ईएमएफ आपको पता हो तो कैसे डिफाइन करते हैं हम? ई नोट सेल आपको याद होगा। ई नोट सेल आपका एन पे डिपेंड नहीं करता है, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो वो भी हमारा किस में आता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के केस में जाता है। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिव एक्सटेंसिव वाली प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन। तो स्टेट वेरिएबल क्या है? सपोज मुझे थर्मोडाइनमिक्स में एक सिस्टम है, उस सिस्टम की पोजीशन बतानी है। पोजीशन बतानी है मीन्स हमें उसको ये बताना है कि ये सिस्टम हमारा किस स्टेट में प्रेजेंट है। अब किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए या थर्मोडायनामिक सिस्टम का बताने के लिए कि ये सिस्टम हमारा इस पोजीशन पर प्रेजेंट है। जैसे आपने डिस्टेंस के लिए देखा है, डिस्टेंस के लिए हम क्या पैरामीटर यूज़ करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस टाइप का किसी की पोजीशन बताने के लिए। बट थर्मोडायनामिक में क्या होगा? स्टेट फंक्शन क्या होंगे? विच defines the state of a
पर्टिकुलर सिस्टम, जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करेगा। और वो पैरामीटर्स क्या हैं आपके, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इन्हीं की हेल्प से आप किसी सिस्टम, कोई सिस्टम किस कंडीशन में प्रेजेंट है उसकी कंडीशन को आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेट फंक्शन। देन हमारे पास क्या आते हैं, स्टेट वेरिएबल, इन्हीं को हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट फंक्शंस हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये थे हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट फंक्शंस क्या होंगे, द फंक्शंस, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। जो आपके इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। जैसे सपोज मेरा ए पार्टिकल यहाँ था और मुझे ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने के मेरे पास बहुत सारे पाथ हैं। मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, मैं घूम के भी जा सकता हूँ, मैं और ज़्यादा कर्वी नेचर से भी जा सकता हूँ। तो कुछ वेरिएबल्स क्या होंगे, टी पी वी, जो कि इनिशियल, ए मेरी क्या है इनिशियल स्टेज, और ये क्या है बी हमारी फाइनल स्टेज। कुछ पैरामीटर्स ऐसे होंगे जो इनिशियल स्टेज पे डिपेंड करेंगे और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेंगे। जो हमने रास्ते में पाथ ट्रेवल किया उस पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो उस टाइप के फंक्शंस को क्या बोलेंगे हम, स्टेट फंक्शन, जो आपके इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करने वाले हैं। अब जो पाथ फंक्शंस होंगे, पाथ फंक्शन क्या होंगे, मैं साथ में डिस्कस कर लेता हूँ पाथ फंक्शंस को भी, जो आपके इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड नहीं करेंगे, बट उस पर डिपेंड करेंगे कि किस पाथ से आपने ट्रेवल किया। जैसे मेरे पास 3 पाथ हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 पाथ्स हैं, 4 में से मैंने कौन से पाथ को ट्रेवल किया ये उस पर डिपेंड करेंगे। तो ये क्या होंगे आपके पाथ फंक्शन। अब अगर मैं थर्मोडायनामिक्स में स्टेट फंक्शन की बात करें तो स्टेट फंक्शन है आपके एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, हीट चेंज, आपकी एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। ये सभी क्या है आपके स्टेट फंक्शन है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ भी किया है प्रेशर के लिए, और भी टर्म्स के लिए आप प्रूफ कर सकते हैं कि वो स्टेट फंक्शन होगा और नहीं होगा। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि स्टेट फंक्शन क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और पाथ फंक्शन क्या होंगे। अब स्टेट जो फंक्शन है उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पे बात कर लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सबसे पहले क्या करेगा, फॉलो ERR मीन्स यूलर्स रेसिप्रोकल रूल। सबसे पहले ये यूलर्स रेसिप्रोकल रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। ये है इसकी फर्स्ट कंडीशन। यूलर रेसिप्रोकल रूल क्या है आपका, सपोज z है हमारा फंक्शन x और y का, देन del z ओवर del x एट कॉन्स्टेंट y, और फर्दर इसका इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट x इज इक्वल टू del z ओवर del x एट del y एट कॉन्स्टेंट x, और फर्दर इसका एट ए y, या आप ऐसे बोल सकते हो del m ओवर del y x इज इक्वल टू del n ओवर del x y। जब ये दोनों पैरामीटर्स हमारे पास इक्वल होंगे, हमारा यहाँ से प्रूफ कर देंगे कि ये इक्वल है, तो वो क्या होगा हमारे पास स्टेट फंक्शन। और सेकंड में अगर बात करूँ आपसे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा आपका, 0 होगा फॉर स्टेट फंक्शन मीन्स s इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। ये क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल का साइन है। मीन्स अगर आप a पॉइंट से b पॉइंट पे जा रहे हो किसी इसी पाथ से, और सेम पाथ से b से a पे आ जाते हैं, a टू b गए आप और सेम पाथ से आप b से a पे आ गए, तो जो टोटल हमारे पास वर्क डन या टोटल हीट चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल वॉल्यूम चेंज, वो क्या होगा, ऑलवेज 0। मीन्स स्टेट फंक्शन के लिए आपको 2 प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करना है। पहला कि वो यूलर्स रेसिप्रोकल रूल को फॉलो करनी चाहिए, और सेकंड क्या है इसमें कि उनका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये सभी मैंने आपसे
बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। ऑलमोस्ट सभी हमारी बेसिक टर्म्स कवर हो चुकी हैं इसमें, जो भी बची होंगी उनको हम जैसे ही नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना फर्दर लेक्चर्स तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा यहाँ पे, जिसमें मैंने आपसे यूनिट कन्वर्जन से लेके डिफरेंशिएशन से लेके आपको बेसिक आइडिया दिया पूरा थर्मोडायनामिक्स का, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पे भी फोकस कर लिया।